Hello everyone, this is Priya Goet, Assistant Professor, Department of Botany, Dayanand College, Hisar. Today we are going to discuss about transpiration. Transpiration क्या होता है? Transpiration is the loss of water in the form of water vapors from the exposed parts of plant. It may be of following types. It may be stomatal transpiration, cuticular transpiration, lenticular transpiration और bark transpiration. लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, और वो स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं, लेकिन उनके थ्रू वाटर वेपर्स भी इवेपोरेट करते हैं, उसी को हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है ट्रांसपिरेशन का, और जो ऑलमोस्ट 97 से 98% तक जो ट्रांसपिरेशन होता है वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट इज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। एपिडर्मल सेल्स के बाहर एक थिन लेयर होती है जिसको क्यूटिकल बोलते हैं। इसके थ्रू भी ट्रांसपिरेशन हो सकता है। जनरली क्यूटिकल इज इम्परमिएबल टू वाटर, लेकिन अगर थिन क्यूटिकल है तो उसके थ्रू ट्रांसपिरेशन हो सकता है। जो जीरोफाइट्स होते हैं, जो काफ़ी एरिड कंडीशंस के अंदर जो प्लांट्स मिलते हैं, उनके ऊपर जनरली थिक क्यूटिकल होती है, और वहाँ पे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। लेकिन जो हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर थिन क्यूटिकल की लेयर होती है, और वहाँ पे कुछ अमाउंट में वाटर इवेपोरेट कर सकता है। नेक्स्ट इज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिसेल्स क्या होती हैं? लेंटिसेल्स आर द पोर्स इन द वुडी स्टेम्स ड्यू टू एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। कई बार एपिडर्मिस डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से स्टेम के अंदर पोर्स बन जाते हैं, और वो पोर्स मेनली गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्टेम। इन्हीं पोर्स के थ्रू थोड़ी बहुत अमाउंट में ट्रांसपिरेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट इज बार्क ट्रांसपिरेशन। बार्क ट्रांसपिरेशन जो होता है वो होता है कोर की सरफेस ऑफ द स्टेम के थ्रू। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन सिर्फ उसी टाइम होता है जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, अदरवाइज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन नहीं होता। एंड क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर और बार्क ट्रांसपिरेशन ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है थ्रू आउट द डे एंड नाइट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द ट्रांसपिरेशन? रीजन क्या है ट्रांसपिरेशन का? इसका रीजन ये है कि जो लीव्स होते हैं उनका इंटीरियर ऑलमोस्ट सैचुरेटेड होता है वाटर वेपर्स के साथ, वो ज़्यादा वेट होता है बजाय कि बाहर की एयर के। एयर में काफ़ी रेयर चांसेस होते हैं कि एयर सैचुरेटेड हो। ऑलमोस्ट एयर ड्राई होती है, जिसकी वजह से एयर का जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिक्ट है, डीपीडी है, वो हाई रहता है। और जो इन सबस्टोमेटल कैविटी है, और जिसको हम इंटरनल पोर्शन ऑफ लीफ भी बोल सकते हैं, वो ज़्यादातर वेट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लो डीपीडी होता है। और ये जो डीपीडी की ग्रेडियंट बनती है, यही रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसपीरेशन के लिए। इसके अलावा बाउंड्री लेयर रेजिस्टेंस हम देखेंगे। बाउंड्री लेयर रेजिस्टेंस क्या होता है? जब वाटर इवेपोरेट करता है स्टोमेटा के थ्रू, तो लीफ की जो सराउंडिंग एयर होती है, जो इमीडिएट एयर वहाँ पे प्रेजेंट होती है, वहाँ पे वाटर वेपर्स एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो लीफ के सराउंडिंग एयर में ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, और जो डीपीडी ग्रेडियंट थी वो कुछ हद तक कम हो जाती है। इसी को हम बाउंड्री लेयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। दिस और बाउंड्री लेयर रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन कम होने लगेगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। फर्स्ट फैक्टर इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी एंड रेट ऑफ transpiration are inversely proportional. If air is more humid, then there will be less transpiration, and if air is dry, then there will be more transpiration. Next is relative humidity. What is relative humidity? What does it mean?
रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक परसेंटेज की टर्म में हम दिखाते हैं. रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इन percentage which shows the amount of water vapors present in air in relation to the uh, amount of water vapors that can be present at the saturation point. वार्म एयर की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है बजाय कि कोल्ड एयर के, इसलिए जो वार्म एयर जो होगी उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है और जो कोल्ड एयर होती है उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है. जैसे जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के डिक्रीज करने से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा. और सेकेंड फैक्टर जो इस ग्राफ में दिख रहा है दैट इज वेपर प्रेशर इन द लीफ. if there is more vapor pressure in the leaf then there will be more transpiration, and if there is less vapor pressure in the leaf then there will be less transpiration. Next factor affecting transpiration is wind. जैसा कि हमने पीछे की स्लाइड में देखा था बाउंड्री लेयर रेजिस्टेंस. जब कॉन्टिन्यूसली वाटर इवेपोरेट करता रहता है तो वाटर वेपर्स की एक लेयर एक्यूमुलेट कर जाती है अराउंड द लीफ. इफ़ देयर इज स्टिल लेयर तो वो जो वाटर वेपर्स हैं वो वहीं पे प्रेजेंट रहेंगे, मूव नहीं करेंगे आगे, जिसकी वजह से बाउंड्री लेयर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा और ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा. बट इफ़ देयर इज मूविंग एयर तो जो मूविंग एयर होगी वो वाटर वेपर्स को वहाँ से रिमूव करती रहेगी, बाउंड्री लेयर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा. इस ग्राफ में हमें यही दिखाया गया है. व्हेन देयर इज स्टिल एयर देयर विल बी लेस ट्रांसपिरेशन बिकॉज ऑफ बाउंड्री लेयर रेजिस्टेंस. लेकिन अगर मूविंग एयर है तो बाउंड्री लेयर रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट इज लाइट इंटेंसिटी. लाइट ज़्यादातर ये देखा गया है कि प्लांट्स लाइट की प्रेजेंस में स्टोमेटा को ओपन रखते हैं और इन द डार्क स्टोमेटा क्लोज रहते हैं. तो जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, जैसे ही डार्क होगा स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाएगा. इसके अलावा क्योंकि लाइट में हाई एनर्जी होती है, अगर ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट होगी तो ज़्यादा हीटअप होगा सब स्टोमेटल कैविटी और जिसकी वजह से मोर इवेपोरेशन होगी और मोर ट्रांसपिरेशन होगा. दिस ग्राफ सोच कि लाइट इंटेंसिटी एंड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर. टेम्परेचर एंड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आर ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से हीट इंक्रीज होगी और हीट के इंक्रीज होने की वजह से मोर वाटर कैन इवेपोरेट. इसके अलावा कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं, लाइक साइज ऑफ लीफ. लीफ एरिया जितना ज़्यादा होगा ट्रांसपिरेशन उतना ही ज़्यादा होगा. बट अगर हम बात करें लीफ पर यूनिट एरिया देन देयर विल बी नो कंसिडरेबल चेंज इन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. नेक्स्ट इज स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी. स्टोमेटा जितने ज़्यादा नंबर में होंगे ट्रांसपिरेशन उतना ही ज़्यादा होगा. नेक्स्ट फैक्टर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा. Distribution of stomata is a important adaptation to avoid the loss of water. ज़्यादातर डाइकोट्स के अंदर जो स्टोमेटा हैं वो सिर्फ लोअर सरफेस के ऊपर ही ज़्यादा होते हैं, अपर सरफेस के ऊपर स्टोमेटा कम होते हैं. ये हेल्प करता है टू अवॉइड द लाइट, क्योंकि लाइट डायरेक्टली अपर सरफेस पे गिर रही है, लोअर सरफेस पे लाइट कम गिरती है, जिसकी वजह से अगर अपर सरफेस पे अगर स्टोमेटा ज़्यादा हैं तो वहाँ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा. इससे बचने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा इस टाइप से होता है कि ज़्यादातर स्टोमेटा लोअर सरफेस पे प्रेजेंट हो ताकि प्लांट वाटर लॉस को बचा सके. नेक्स्ट इज रूट टू सूट रेशो. If root to shoot ratio is low
then there will be less transpiration, and if root to shoot ratio is high then there will be high transpiration. Next is leaf modification. ज़्यादातर जीरोफाइट्स के अंदर लीफ रिड्यूस हो जाता है, उसके सरफेस एरिया को रिड्यूस करने के लिए लीफ कन्वर्ट हो जाता है स्पाइंस में या किसी और मॉडिफिकेशन के अंदर। लीफ के सरफेस एरिया के कम होने का क्या फ़ायदा है? अगर लीफ का सरफेस एरिया कम होगा तो नंबर ऑफ स्टोमेटा भी कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज संकन स्टोमेटा। ये भी जीरोफाइट्स की ही एक अडेप्टेशन है ताकि स्टोमेटा के ऊपर डायरेक्टली लाइट ना गिरे। इसके अलावा जो स्टोमेटा हैं उनके अराउंड हेयर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दीज हेयर विल insulate the incoming light, warm temperature and air currents to reduce the rate of transpiration, hence to increase the water savings for plant. इसके अलावा लीफ ओरिएंटेशन एंड थिकनेस ऑफ क्यूटिकल भी ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं। Mesophyll can also play important role in determining the rate of transpiration. If mesophyll is compact, then there will be less transpiration. If mesophyll is loose, then there will be more transpiration. Next, we will discuss about transpiration pool. Transpiration pool is the टेंशन डेवलप्ड इन द जाइलम एलिमेंट्स। ये कैसे डेवलप होती है? स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस होता रहता है, जिसकी वजह से जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेज हैं वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। वो पानी की कमी को पूरा करने के लिए मेसोफिल सेल से वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेसोफिल सेल्स फिर डीपर सेल्स से वाटर को लेती हैं। डीपर सेल्स फिर पानी लेने के लिए डिपेंड करती है जाइलम एलिमेंट्स के ऊपर। इस सारी प्रोसेस की वजह से जाइलम के अंदर एक टेंशन डेवलप हो जाती है और उसी को हम ट्रांसपीरेशन पुल बोलते हैं। और यही ट्रांसपीरेशन पुल फिर रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। We will discuss two theories for stomatal movement. One is starch hydrolysis theory. This is a classical theory for stomatal movement. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सुबह के टाइम जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करना स्टार्ट करता है तो लेवल ऑफ CO2 डिक्रीज करना स्टार्ट करता है, क्योंकि जो CO2 है वो यूज हो रही है इन द फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से pH इंक्रीज करेगा। pH होगा अराउंड 7 और दिस pH एन एंजाइम जिसको हम फॉस्फोराइलेज बोलते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है एंड दिस एंजाइम कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। और हमें पता है कि स्टार्च का जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है वो लोअर होता है एंड ग्लूकोज 1-phosphate will have a higher potential than the starch. अब हायर ऑस्मोटिक पोटेंशियल होने की वजह से पानी अंदर आएगा स्टोमेटा की गार्ड सेल्स के अंदर और जिसकी वजह से गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी बढ़ेगी और उसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। इवनिंग के टाइम पे बिल्कुल अपोजिट रिएक्शंस होती हैं। इवनिंग के टाइम पे जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस डिक्रीज करना स्टार्ट करता है, लेवल ऑफ CO2 राइज करना स्टार्ट करता है और CO2 के राइज करने की वजह से pH डिक्रीज करना स्टार्ट करता है और इस डिक्रीज ऑफ pH की वजह से ग्लूकोज 1-phosphate दोबारा से स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। स्टार्च का ऑस्मोटिक पोटेंशियल ग्लूकोज से कम है, जिसकी वजह से वाटर गार्ड सेल से बाहर जाने लगता है, जिस प्रोसेस को हम एक्सोओस्मोसिस भी बोलते हैं। इसकी वजह से फिर जो गार्ड सेल्स हैं वो श्रिंक कर जाती हैं एंड स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज मैलेट और पोटेशियम आयन पंप हाइपोथेसिस। दिस इज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जब pH राइज करता है
then starch get converted into organic acids, especially PEP, that is phosphoenol pyruvate. And this organic acid PEP combines with CO2 in presence of enzyme peptide, that is phosphoenol pyruvate carboxylase, and get converted into malic acid. Malic acid lose hydrogen and change itself into malate and hydrogens. Hydrogen ions then expel out होती हैं from the guard cells in the presence of ATP. H पॉजिटिव आयंस बाहर चले जाएंगे, फिर चार्ज को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव की जगह मूवमेंट होती है K पॉजिटिव की इनसाइड द गार्ड सेल्स, और K पॉजिटिव के साथ कुछ अमाउंट में Cl नेगेटिव आयंस भी या क्लोराइड आयंस भी इनसाइड मूव करते हैं, जिसकी वजह से अब गार्ड सेल के इनसाइड K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड मैलेट आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है, और आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने की वजह से सोल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज करता है। अब जो गार्ड सेल है उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से फिर गार्ड सेल्स आसपास की नेबरिंग सेल से वाटर को एब्जॉर्ब करती है। वाटर को एब्जॉर्ब करके दीज सेल्स बिकम टर्जिड और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। इवनिंग के टाइम पे जैसा हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, फोटोसिंथेसिस रुकने की वजह से फोटोफॉस्फोराइलेशन भी स्टॉप हो जाती है और एटीपी की कमी हो जाती है। एटीपी की कमी की वजह से जो हाइड्रोजन पंप एटीपी के ऊपर फंक्शन कर रहा था, अब हाइड्रोजन आयंस सेल के बाहर नहीं जा पाती, और ये एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आयंस दोबारा मैलेट आयंस के साथ ज्वाइन करके मैलिक एसिड बना लेती हैं। K पॉजिटिव की मूवमेंट बाहर की तरफ स्टार्ट हो जाती है, Cl नेगेटिव भी बाहर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है। अब गार्ड सेल्स वाटर लूज करेंगे टू द सराउंडिंग सेल्स, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स श्रिंक कर जाएंगे और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एंटी ट्रांसपिरेंट्स। एंटी ट्रांसपिरेंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को डिक्रीज करते हैं। ये मेनली उन फार्मर्स को हेल्प करते हैं जहाँ पे इरिगेशन की सुविधा नहीं होती, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिड कंडीशंस होती है, वहाँ पे वाटर एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, प्लांट के वाटर लॉस को कम करने के लिए, और कम पानी में ज़्यादा यील्ड लेने के लिए फार्मर्स एंटी ट्रांसपिरेंट्स यूज करते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप्स, फिल्म फॉर्मिंग टाइप, रिफ्लेक्टेंस टाइप और ग्रोथ रिटार्डेंट। स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप्स आर द मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स बट दे क्लोज द स्टोमेटा। इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं लाइक फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड और सम हर्बिसाइड्स लाइक एट्राजिन। फिल्म फॉर्मिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या करते हैं, एक थिन लेयर ऑफ फिल्म बना लेते हैं ऑन द लीफ सरफेस। ये फिल्म ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तो परमिएबल होती है, बट दिस डज नॉट अलाउ द वाटर मॉलिक्यूल्स टू मूव अक्रॉस इट। इसके एग्जाम्पल्स है सिलिकॉन इमल्सन्स, कलरलेस प्लास्टिक रेजिन्स एंड लो डेंसिटी वैक्सीज। Then there are some reflectance type of anti-transparents like kaolin, hydrated lime, calcium carbonate, magnesium carbonate and zinc sulfate etc. Growth retardants are the hormones in the plant itself जो वाटर स्ट्रेस के दौरान रिलीज होते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। हमने पीछे देखा था ट्रांसपिरेशन पुल, जिसकी वजह से असेंट ऑफ सैप होता है। ज़्यादातर जितना भी पानी प्लांट एब्जॉर्ब करता है उसका 98 से 99% ऑफ वाटर इज ट्रांसपायर्ड थ्रू द स्टोमेटा। Then what is the logic behind to absorb such amount of water? Because this transpiration pool helps in the absorption of water, removal of excess water,
And cooling effect, as we know, when there is evaporation, there is cooling effect associated with it. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल एंड साल्ट्स, जैसे जैसे असेंट ऑफ सैप होता है पानी के अंदर, कुछ मिनरल्स डिजोल्व होते हैं और असेंट ऑफ सैप के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल सोल्ट्स भी हो जाता है. नेक्स्ट, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन की वजह से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है, जिसकी वजह से विल्टिंग होती है. विल्टिंग क्या होती है? विल्टिंग इज द loss of turgidity of leaves and other softer parts of plant due to the shortage of water. इसकी वजह से yield भी कम हो जाती है, ग्रोथ रिड्यूस होती है. एंड सबसे मेन चीज़ ये है कि दिस इज ए वेस्टेज ऑफ एनर्जी इन, क्योंकि ज़्यादातर जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है उसका 97 से 98% वाटर लॉस हो रहा है. देन देर इज ए वेस्टेज ऑफ एनर्जी इन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर टू द स्टोमेटा. थैंक यू सो मच.